हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नई सीरीज को। सीरीज का नाम मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर की एक और नई बुक जिसका नाम है बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी। इस बुक की सीरीज को बनाया जा रहा है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जो कि 6th सेमेस्टर में है और जिनके एग्जाम इसी महीने की 25-26 के अराउंड होने वाले हैं। इस सीरीज को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, अगर आप रेगुलर के हो, एसओएल के हो या एनसीवैप के हो, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आपके पास सेमेस्टर में, आपका सेमेस्टर कोई भी हो, आपके पास जिस सेमेस्टर में अगर बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी है तो आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हो। ये वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज की खास बात यह है कि इस सीरीज के अंदर 12 चैप्टर हैं, यानी 12 वीडियो आपके लेक्चर्स आने वाले हैं और आपको एक एक करके सारे वीडियो लेक्चर हमारे चैनल एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप एक एक करके जितने भी चैप्टर्स बने होंगे सबको बिंज वॉच कर सकते हो एक बार में लाइन से बैठकर। एक वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर को पूरा खत्म करवा दूं। आज इस सीरीज को पहला दिन है, शुरू करा जा रहा है और मैंने पहले ही बता दूं कि सेमेस्टर 6 के लॉ एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, जीएसटी और एक और बुक है आपकी, नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो मैंने ये सारी बुक है, हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इन चारों की प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट सारी की सारी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। और अपने चैनल पर सारे 6 सेमेस्टर के कोर्सेज सिलेबस अवेलेबल हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, यानी कि BRM। ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज का चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस सीरीज के नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रेडी कर दिए हैं। अगर आप 6 सेमेस्टर में हो और आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और मैंने बोर्ड के ऊपर यहाँ मेंशन ये कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, बस मैसेज करना व्हाट्सएप पे जाकर। उसका जो प्राइस है वो 150 के अराउंड है, डिस्काउंट लग के 130 का अप्रोक्स आपको वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, आपको ये सारा नहीं उतारना अपने हाथ से, तो आप जाके व्हाट्सएप से नोट्स को परचेज कर सकते हो। इजीली नोट्स है, सारा अंडरस्टैंडिंग है। नोट्स जो है कम से कम 50 से 45 पेज के अराउंड होंगे। पूरी बुक, होल बुक उसमें कवर्ड है। ये बुक पढ़ोगे तो 300 पेज की बुक है ये। 300 पेज आपको नहीं पढ़ने, आपको मात्र 60 से 50 पेज पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, शॉर्ट और इजीली क्रिस्प एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो जो बच्चे लेना चाहते हो जाके मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे या नहीं ले पा रहे तो कोई टेंशन मत लो, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो ये जो चीजें हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद से नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करके साथ के साथ बना सकते हो, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि बिजनेस रिसर्च की सीरीज को मैं बना तो रहा हूं, बट एक काम आप करना कि इस वीडियो सीरीज पर ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करना, ताकि जो बच्चे हैं जिनके पास ये सीरीज नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि मेरी वीडियो रैंक नहीं करती, जब वीडियो रैंक नहीं करेगी तो बच्चों तक नहीं पहुंचती। प्रॉब्लम यही है, मैं 6 सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ, बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों को मटेरियल नहीं मिल रहा और मैं चाहता हूं कि उनके पास तक मेरी सीरीज पहुंचे। अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आगे और बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा पहुंचेगी उतने ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सकती है। बस मैं इतना चाहता हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगला पार्ट तभी मैं आगे बनाऊंगा जब मेरे को लगेगा कि आप लोग इस पे इंटरेस्टेड हो, वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि वीडियोस लोग देखते हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, लगता है कि उसमें कोई दम नहीं है वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये सीरीज अगर रुकी तो भाई बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के ऊपर है, अब आप लोग जैसा ठीक समझे। और हाँ, कमेंट में मैंने अपने खुद के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वगैरह, ग्रुप के लिंक डाल दिए हैं, तो वहां से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर नोट्स लेने हैं तो परचेज करने के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी, पीडीएफ का प्राइस है 150 के अराउंड, जाके पता कर लेना। थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया, टाइम स्लॉट डाल देना कि इस टाइम पर आप वीडियो शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चों को इंट्रो आगे स्किप हो जाए, ठीक है। और हाँ, चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया भाई। और पहला चैप्टर है आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, यानी कि मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं BRM का पहला चैप्टर। इसको मैं छोटे में बोलता हूँ BRM, इतना बड़ा नाम है ना, बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी, कौन बोलेगा, बहुत प्यारा सा नाम बोलते हैं, एक छोटा सा नाम रखते हैं, तो मैंने रखा है BRM। अगर आपको कोई नोट्स भी चाहिए तो आप BRM करके लिख देना कि BRM के नोट्स बाय करने। और BRM का आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, क्या होता है बिजनेस रिसर्च का।
देखो रिसर्च का मतलब क्या होता है, हाँ टाइम स्लॉट डाल देना, अब शुरू हो रहा है। बिजनेस रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मतलब समझते हैं पहले। रिसर्च का मतलब लिखा है रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। क्या है रिसर्च? जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। स्ट्रक्चर्ड यानी कि किसी भी चीज को एक अच्छे तरीके से बना रखा हो, एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में बना रखा हो, ऐसा प्रोसेस होता है रिसर्च। क्या रिसर्च एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है। इससे पहले मैं बता दूं कि रिसर्च वर्ड को ना जब शुरुआत करी गई थी, रिसर्च वर्ड को एक फ्रेंच वर्ड माना जाता है। इसका नाम रिसर्ची नाम से रखा गया था पहले फ्रेंच में, अब उसको रिसर्च कर दिया गया है जब उसको आगे अमेंड करा गया, बनाया गया। फ्रेंच वर्ड है रिसर्च। कह रहा है रिसर्च एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है यूज टू अनकवर न्यू इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है? यूज टू अनकवर इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई ऐसी न्यू अनकवर इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए यूज करा जाता है। कह रहा है इसके साथ साथ हम इससे सॉल्व करवा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। जो रिसर्च है ना, रिसर्च के वजह से हम अपने डेली लाइफ के न्यूमेरिकल्स हो गया, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हो गया, रिसर्च करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च से। फिर लिखा है गैदरिंग डेटा। रिसर्च क्या होता है? एक डेटा को गैदर करना है। गैदर यानी कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। मान लो कोई एक डेटा है, आपको बोल दिया किसी स्कूल में जाओ, स्कूल में जाकर बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम और हाइट पूछ के आओ। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करने को बोला गया है, यानी कि आपको सर्वे बोला है। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्कूल में जाओगे, आप वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। आप हर एक पर्सन से, हर एक स्टूडेंट से पूछोगे कि हाँ आपकी एज क्या है, आपकी साइज क्या है, वो अलग मैटर हो गया। ठीक है भाई, साइज मतलब हाइट। ठीक है, हाँ तो मैंने बोला आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह आप पूछोगे। अगला पॉइंट लिखा है उसके बाद एनालाइजिंग इट्स एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज करोगे, आप जो डेटा गैदर करके लाई हो, जैसे स्कूल से आपका डेटा गैदर करके आया, आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसको चेक करोगे कि डेटा एक्यूरेट है या थर्ड पार्टी का है या सेकंड पार्टी का है। काफी बार डेटा जो है कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी होते हैं, दोनों में आपको फर्क बताता हूँ। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जब हम खुद से जाकर कहीं डेटा को इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होते हैं जहां पर हम किसी की बनी बनाई डेटा सीरीज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि खुद से मेहनत नहीं करते, वो सेकेंडरी डेटा होते हैं। तो वो चीज को आपको एनालाइज करना है। फिर आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू आंसर। और अगर हमको अपना रिजल्ट चाहिए, यानी कि अगर हमको ये पता करना है कि क्लास में जो बच्चे हैं उनका नाम क्या है, उनकी हाइट क्या है, तो हमको वो रिजल्ट कब मिलेगा? जब हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, जब हम क्या करेंगे? रिजल्ट को इंटरप्रिटेटिंग करेंगे तो रिजल्ट का आंसर जो है वो हमारे सामने निकलता है। ठीक है, फिर लिखा स्पेसिफिक क्वेश्चन और एड्रेस पर्टिकुलर इशू। अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आपको हल निकालना है, कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, फॉर एग्जांपल जाओ ये देख के आओ कि बाहर कितने मेहमान बैठे हैं, उनके लिए चाय बनानी है। तो आप क्या कर रहे हो? आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक टास्क असाइन किया गया है कि जाओ बाहर देख के आओ कितने मेहमान आए हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमको चाय बनानी है। अब आप बाहर जाओगे, मेहमानों को देखोगे, गिनोगे खड़े होकर, फिर वापस आके मम्मी को बताओगे कि मम्मी बाहर 8 लोग आए हैं, 8 लोगों की चाय बनानी है। तो ये क्या हुआ? आपने पहले क्वेश्चन को, स्पेसिफिक क्वेश्चन को सुना, उसके बाद इंफॉर्मेशन ली, आप गए, आपने डेटा कलेक्ट किया, गैदर करी इंफॉर्मेशन, वापस आकर बताया, और ये होती है पूरी रिजल्ट प्रोसेस। ठीक है, फिर लिखा उसके बाद एड्रेस पर्टिकुलर इश्यूज। कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसे? मान लो अब आप ये वीडियो सीरीज ढूंढ रहे हो, आप YouTube पे सारी जगह ढूंढ रहे हो कि बिजनेस एनालिटिक्स की सीरीज कहाँ मिलेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कहाँ मिलेगी, या BRM की सीरीज कहाँ मिलेगी। आपको मिली कहाँ? एक्सप्लेन चैनल पे, सारी है ना। तो यहाँ पर आपने रिसर्च करी, डेटा को गैदर करा, और यहाँ पर आपने देखा कि एक पर्टिकुलर जो इशू था आपने उसको एड्रेस करा, और गूगल पे बहुत ढूंढा, तब आपको मेरा चैनल मिल गया, बाई डिफॉल्ट मिल गया हो, या किसी फ्रेंड ने लिंक भेज दिया हो, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी मिल जाए, उनकी भी रिसर्च में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इशू। कोई भी अगर ऐसा पर्टिकुलर इशू है उसको सॉर्ट हो जाता है रिसर्च से। ठीक है, आगे लिखा है रिसर्च हेल्प टू अंडरस्टैंड ए डिफरेंट एंगल्स। जो रिसर्च होती है ना, वो अलग अलग एंगल्स से लोगों के नजरिए को देखती है। यानी कि मान लो एक कातिल है या एक साइको किलर है जो लोगों को मार रहा है बुरी बुरी तरीके से। ठीक है, आपने फिल्म में जैसे देखा, तो वहां पर एक कॉप आता है जो कि काफी ज्यादा बहादुर होता है, ब्रेव कॉप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, सिंघम जैसा, सिंघम टाइप। ठीक है, अब वो क्या करता है? अपने बिजनेस, अपने काम में ध्यान देने के लिए अपने अलग अलग एंगल से, यानी कि अपने अलग अलग दिमाग के नशों को दौड़ाकर, काम के घोड़े दौड़ाकर वो ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन हो सकता है किलर। तो वो अलग अलग एंगल से सोचता है। ठीक है, एक छोटे आदमी की तरह सोचता है, एक किलर की तरह सोचता है। काफी बार बोलते हैं किलर को पकड़ने के लिए किलर के जैसी सोच रखनी पड़ती है, उसकी जैसी मेंटेलिटी से सोचो, एक साइको बनना पड़ता है सोचने के लिए, है ना। तो इस तरीके से बोला गया कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज की,
कुछ चीज को ढूंढने के लिए, पाने के लिए शिद्दत से कोशिश करते हैं, तो जहान में वो कहीं भी छुपी हो वो आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद टेस्टिंग आइडियाज, हम अपने आइडियाज को टेस्ट करते हैं। काफी बार देखा होगा आपने कि रिसर्च जब हमारी पूरी नहीं होती, फेल हो जाती है, तो हम बार बार टेस्ट करते रहते हैं, आइडियाज को नए नए लगाते रहते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, यार ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो उसको टेस्ट करते रहते हैं, इसको रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, फिर लिखा है एंड एग्जामिन एविडेंस, और जो एविडेंस आते हैं यानी कि जो रिजल्ट निकलते हैं, मान लो मेरे को बोला किसी ने कि आप किसी चीज का आविष्कार करो, मैं बार बार उस पर टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ, तब जब मैं फेल हो रहा हूँ तो मेरी जो चीज है वो वैसी नहीं बन रही जो एक्चुअल में होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके एविडेंस को इकट्ठा करता रहूंगा, मैं उसको टेस्ट करता रहूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि मेरा रिजल्ट जो है एक्चुअल रिजल्ट से कितना हूबहू मिल रहा है, मैच हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने रिजल्ट को और ज्यादा रिसर्च वर्क करके और ज्यादा काम अच्छे से कर उसको पा लूंगा। फिर लिखा है एविडेंस इट कैन बी अप्लाइड, कह रहा है रिसर्च जो होता है वो कहाँ पे अप्लाइड किया जाता है ये समझते हैं। कह रहा है रिसर्च इट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस वेरियस फील्ड लाइक, कह रहा है इसको बहुत सारी फील्ड में रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च वर्ड को तो भाई बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पहली फील्ड है कह रहा है साइंस, रिसर्च वर्ड को साइंस में तो सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, यानी कि साइंस में आप देखते हो कि आप बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, किसने इन्वेंट करा होगा किसी प्रोफेशन ने। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन का आविष्कार किसने करा। जैसे कि एरोप्लेन है, पहला एरोप्लेन किसने बनाया, राइट ब्रदर्स ने। ऐसे ऐसे इन्वेंशन जो है साइंस में हुए हैं, उनको कब करा गया, रिसर्च के तौर पर करा गया। पहले उसको रिसर्च करा जाता है, उसके बारे में सीखा जाता है, इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, फिर लिखा सोशल साइंस, आप सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हो। आप देश दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप अगर रिसर्च करते हो तो आपको हर चीज की जानकारी मिलती है, सोशल साइंस। आगे लिखा है बिजनेस, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करते हो, जैसे मैंने ये चैनल खोला बिजनेस के तौर पर खोला है, क्या कि मैं इससे कमा सकूं। थोड़ा बहुत मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक थी पहले, अब थोड़ी सी ठीक हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो वो और ज्यादा ठीक हो जाए, तो मैंने बिजनेस की रिसर्च करी। मैंने ये पढ़ा कि कितने बच्चों को बिजनेस रिसर्च की वीडियो चाहिए, कितने बच्चों को सेमेस्टर 6 में इसको पढ़ना है। तो मैंने ये देखा, मैंने वोटिंग भी कराई 2 बार, मैंने पोस्ट डाली कि कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने देखा बिजनेस मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि बच्चों को ज्यादा चाहिए, तो मैंने ये सीरीज को बनाया। ठीक है, ताकि इससे ज्यादा और बिजनेस हो, यानी मेरा ग्रोथ हो, मेरे चैनल का ग्रोथ हो, इस तरीके से। फिर लिखा है एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स यानी कि देखो रिसर्च का मतलब ही होता है एक्सपेरिमेंट करना। आप रिसर्च में अगर आए हो, आप नई चीजों को ढूंढना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो, तो आपको एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब आपका एक नॉलेज जो आईक्यू होता है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाओगे, एक्सपेरिमेंट्स करते जाओगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। हाँ, हो सकता है काफी बार आपको फेलियर मिले, काफी बार आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो, बट आपको रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, बढ़ते रहना है, आपको एक लेवल पुश कर लेना है अपने आप को, ताकि क्या होगा, आपकी हैबिट है वो ना छूट जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सर्वे स्टडीज होती है, एटसेट्रा होते हैं। गली गली में आपने देखा होगा, स्कूल जब ओपन होने वाले होते हैं अप्रैल में बेसिकली, या फिर जून जुलाई में, तो स्कूल वाले जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले खासकर, टीचरों को भेजते हैं कि जाओ आप गली गली जाओ, आप लोगों के पास जाओ, इंटरव्यू लो, उनसे सर्वे करो कि उनके घर में कितने बच्चे हैं जो स्कूल भेजने लायक हैं। हो सकता है कोई स्कूल अच्छा किसी को लगे तो वो एडमिशन ही करा ले अपने बच्चे का, कोई ढूंढ रहा हो कोई अच्छा स्कूल मिल जाए। तो इस तरीके से सर्वे करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। समझ आया कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपको रिसर्च इस 10-12 मिनट में क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं, रिसर्च डिफाइंड इन 3 वेज। रिसर्च को 3 अलग अलग तरीके से, या बोल सकते हो 3 अलग अलग प्रभावपूर्ण मेथड से दिखाया जाता है। 3 तरीके आपकी बुक में मेंशन करे गए थे रिसर्च को बताने के। पहला मेथड है ए वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि किस तरीके से कोई सोचता है। ठीक है, दूसरा है एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है ए वे टू कलेक्ट एविडेंस फॉर योर प्रैक्टिस, एक ऐसा तरीका जो अपने प्रैक्टिस के लिए एविडेंस को कलेक्ट करता है, उसको रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अब तीनों को अच्छे तरीके से डीपली थोड़ा सा जाके समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों को। और इन तीनों को अगर आप वे ऑफ रिसर्च के मेथड्स को, ये जो वे ऑफ रिसर्च है डिफाइन करे गए हैं, इनको भी एग्जाम में लिख के आओगे ना तो पूरे मार्क्स देगा। बहुत ईजी है ये सब्जेक्ट, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल जनरल वे में समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, पहला लिखा है ए वे ऑफ थिंकिंग। ए वे ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया, वे ऑफ थिंकिंग का मतलब होता है, कह रहा है इट मीन्स लुकिंग एट व्हाट यू डू विद क्यूरियोसिटी और क्रिएटिव थिंकिंग।
कह रहा है इसका मतलब होता है कि आप अपने क्रिएटिव माइंड से या अपने अंदर से जो आपकी क्यूरियोसिटी है, यानी कि आप जिस चीज के लिए दिलचस्प हो, ऐसी चीज से आप रिसर्च कर सकते हो। यानी कि अगर मान लो मेरा दिलचस्पी है यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, मेरा मन करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, जितने ज्यादा मेरे से हो सके मैं उतना ज्यादा नॉलेज आप लोगों तक शेयर करूं। तो जिस चीज में आपका दिल लगे, जिस चीज में आपकी थिंकिंग बोले कि हाँ आपको ये करना चाहिए, जिस चीज में आपकी सोच विचार में शक्ति ज्यादा लगती है, आपको वो काम करना चाहिए। आपको वो रिसर्च बोला गया कि वो आपके लिए क्या है, एक रिसर्च है। ठीक है, इसको ना उधर लगा सोनी, इसको बाहर लगा, ये बंद हो जाएगा वापस से, या तो बंद कर दे। हाँ, अगला पॉइंट है, उसके बाद मैंने बताया यू कीप क्वेश्चनिंग। क्या लिखा है, यू कीप क्वेश्चनिंग व्हाट यू सी एंड एक्सप्लोर डीपली। कह रहा है कि एक यहाँ पर चीज है, यू कीप क्वेश्चनिंग, मतलब अपने आप से आप पूछो, क्वेश्चन करो, अपने आप से सवाल पूछो। क्या पूछो कि व्हाट यू सी, क्या आप देख पा रहे हो, एक्सप्लोर डीपली, किसी चीज में आप घुस जाओ, एक्सप्लोर करो। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई काम करने को बोला है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला है कि आपको आज खाना बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप खाना बनाना नहीं जानते, तो आपको क्या करना है, उस चीज के बारे में सीखना है, आपको उसमें डीपली नॉलेज लेना है, आपको जाना है, आपको देखना है यूट्यूब पे वीडियोस और बहुत जगह ढूंढना है, रेसिपी ढूंढनी है, आपको सीखना है परफेक्ट खाना कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही लिखा है व्हाट यू सी, क्या देखना है तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लोर डीपली, उस चीज के बारे में ध्यान से सीखो। कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो उसको ध्यान से समझो, सुनो और उसको ऊपर ध्यान से एक्शन लो, तो आपको हर वो चीज जो मुश्किल लगती है वो आसान लगने लगेगी। तो ये सिंपल सा तरीका होता है रिसर्च का। रिसर्च कहती है कि आप जितना जिस चीज में घुसते चले जाओगे ना, वो चीज आपको बहुत इजी लगने लगेगी। अगर आप ये बुक खोल के देखोगे ना बिजनेस रिसर्च की, तो आपको बहुत मुश्किल वर्ड लगेंगे, मगर एक बार, बस एक बार आप डीपली घुसकर इस बुक की एक एक लाइन का मतलब समझने लगोगे ना, एक एक मतलब निकल के आ जाएगा और आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगी वो चीज, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपसे नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखा है इसके बाद आस्क क्वेश्चन लाइक, कैसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं खुद से। तो पहला मैंने एग्जांपल दिया है, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन खुद से पूछो, मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपको दिल से जवाब ना आए ना, अगर आपके दिमाग से कोई जवाब ना आए, तो आप दिमाग को थोड़ा बंद करना, आंखों को क्लोज करना और दिल से सोचो कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। तो एक्चुअल में आपके दिल से एक जवाब जरूर आएगा। ठीक है, आगे लिखा है व्हाई आई एम डूइंग दैट, और अगर आपको ये जानना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, आप लोगों के अच्छे खासे थोड़े मार्क्स आ जाए और आप लोगों को थोड़ा नॉलेज शेयर कर दूं जो मेरे पास है जितना। ठीक है, तो इसीलिए मैं करा रहा हूं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाई आई एम डूइंग दैट, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिल से खुशी होती है इस चीज को लेकर। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ाने के अलावा किसी फील्ड में नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको काम को दिल से अच्छा लगता है, और काम वो करो जो क्यूरियोसिटी से करा जाए, यानी कि दिल से करा जाए। तो यहाँ पर वही लिखा है, आपके क्रिएटिव माइंड और क्यूरियोसिटी से जो काम किया जाएगा, यानी कि दिल दिमाग से जो काम किया जाएगा, वो काम बहुत सराहनीय होगा, यानी कि बहुत तारीफ वाला होगा। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि रिसर्च का सेकंड पॉइंट क्या कहता है। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे? इट हेल्प टू इम्प्रूव हाउ वी वर्क एंड द रिजल्ट वी अचीव। कह रहा है ये हेल्प करता है किसी भी काम को इम्प्रूव करने में। हाउ वी वर्क, कैसे हम काम को करते हैं, और साथ साथ उस काम के प्रति जो रिजल्ट निकलता है उसको कैसे अचीव करते हैं। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस बताता है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है ये वे ऑफ थिंकिंग से थोड़ा सा अलग है। क्यों? वे ऑफ थिंकिंग आपको डीपली सोचना बताती है, आप समझते हो उस चीज को, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस बोलती है आप उस काम को जियो। जिससे बोलते हैं ना कि इस आदमी ने इस कैरेक्टर को जिंदा कर दिया। जैसे छावा मूवी है, छावा मूवी ने जो विकी कौशल ने रोल निभाया है, तो हम बोलते हैं विकी कौशल ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है कि उसने उस छावा मूवी के किरदार को रियल लाइफ में ऐसा लग रहा है जिंदा कर दिया हो। जिंदा करना यानी उसकी परफॉर्मेंस जो उसने पर्दे पे दिखाई है वो इतनी ज्यादा एलिगेंट है, यानी कि उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो वो चीज है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या होता है कि आप किसी चीज को प्रैक्टिकल तौर पर अगर करते हो, उसको इतना ज्यादा अच्छे तरीके से निभाओ, जिसे बोलते हैं ना काम को इतना शिद्दत से करो, इतने प्यार से करो, इतने सराहनीय तरीके से करो कि काम को फक्र हो कि आपने उसको करा है। बस वही चीज यहाँ पे रियल लाइफ में बोली है। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा इंग्लिश की लैंग्वेज में थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा है। उसके बाद कैसी फील्ड में काम करो, कोई भी फील्ड हो, जैसे कि हेल्थ हो गई,
मेडिसिन हो गई, एजुकेशन हो गई यानी कि पढ़ाई हो गई, आप दवाइयां पढ़ रहे हो, आप हेल्थ के रिलेटेड पढ़ रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, तो आप उनसे रिलेटेड फील्ड्स में अगर काम करते हो तो आपको वो दिल से, दिमाग से अच्छे तरीके से करना है। ये आपको सिखाती है रिसर्च। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ यू आर ए सेल्स मैनेजर, क्या कह रहा है, इफ यू आर ए सेल्स मैनेजर, आप थोड़ी देर सपोज कर लो कि आप मान लिया सेल्स मैनेजर हो, आप मान लो आप ऐसा हो, आप सेल्स मैनेजर हो। सेल्स मैनेजर कौन होता है? सेल्स मैनेजर कौन? जो बिजनेस में कंपनी में होते हैं ना सेल्स मैनेजर, जो सेल्स में डीलिंग करते हैं, मैनेज करते हैं चीजों को, सेल्स मैनेजर। आप वो सेल्स मैनेजर हो। कह रहा है अब आपके काम क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट प्रोडक्ट? सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है? प्रमोट करना प्रोडक्ट्स को, ताकि लोग जो है जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स को बाय करें, खरीदें। अब सेल्स मैनेजर का ये काम होता है। सेल्स मैनेजर इसमें महारत हासिल कर लेता है। सेल्स मैनेजर यही तो ढूंढता है कि बेस्ट वे कौन सा है, अच्छा तरीका कौन सा है प्रमोट करने का, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का अच्छे से अच्छा तरीका कौन सा है। तो ये काम होता है सेल्स मैनेजर का। दूसरा, सेल्स मैनेजर आगे क्या काम करता है? हाउ मेनी सेल्समैन वुड आई रिक्वायर्ड? सेल्समैन क्या बोलता है? सेल्स मैनेजर क्या बोलता है कि मुझे कितने और सेल्स पर्सन को हायर करने की रिक्वायर्ड है, मुझे कितने और सेल्स पर्सन हायर करने पड़ेंगे ताकि मैं अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे रन कर पाऊं, स्मूथली रन कर पाऊं। समझ आया? बहुत इजी है ना? हाँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, ए वे ऑफ कोलेक्ट एविडेंस फॉर योर प्रैक्टिस। आपको कोलेक्ट करने एविडेंस को, यहाँ लिखा है कोलेक्ट एविडेंस फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको एविडेंस कोलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? जब तक आप एविडेंस नहीं कोलेक्ट करोगे। अगर मान लो आपको कोई सीरियल किलर टाइप का एक केस मिल गया, मिस्ट्री सा सॉल्व करने के लिए बहुत मजा आ जाता है ऐसा, आपको मिल गया कि आपको एक केस सॉल्व करना है। सॉरी भाई, सॉरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके एविडेंस जो होंगे वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक केस दिया, छोटा सा केस है, कोई क्रिमिनल टाइप का केस नहीं, नॉर्मल केस है। मैंने बोला कि मेरी ना यहाँ पर एक चप्पल रखी थी, वो गायब हो गई। हाँ भाई, बहुत जेन्युइनली केस दे रहा हूँ। मेरे मंदिर के बाहर एक चप्पल पड़ी थी, वो किसी ने चुरा लिया, आपको वो ढूंढनी है। अब आप उसमें अपनी मेंटेलिटी दौड़ाओगे, आप क्या करोगे? अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओगे। आप देखोगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस बन सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, कहाँ कहाँ इसकी चप्पल जा सकती है। आप पूरा दिमाग लगाओगे और उस चप्पल को जो है ढूंढोगे। अब आप बोलोगे क्या पेचीदा सा केस दिया, चप्पल कौन ढूंढता है? भाई, एक मूवी है विजय सेतुपति की महाराजा, एक कूड़ेदान को ढूंढने के लिए उसने 5 लाख तक का ऑफर दिया था पुलिस वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के तौर पर आप एविडेंस कलेक्ट करते हो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? हर जगह से एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे वहां पे। अब एविडेंस तो मिले नहीं, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक नकली डस्टबिन जैसा फोटो में दिखता था, सेम टू सेम वैसा नकली और गंदा डस्टबिन बनवा के देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो मूवी में देख के जानिए, क्योंकि अभी हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, इसका मतलब होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसको ईबीपी बोला जाता है। ईबीपी यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आपको जो प्रैक्टिस करनी है किस पे करनी है? एविडेंस के बेसिस पर करनी है। ठीक है, कह रहा है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड बेस्ट नॉलेज। अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हो किसी भी फील्ड में, तब आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा अच्छी होती है। कह रहा है जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, जो डॉक्टर्स होते हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। किसी चीज का एविडेंस है, तब आगे आप उसको फर्दर प्रोसीड करोगे, आप उसको ढूंढना चाहोगे, काम करोगे उस पर। ठीक है, आगे लिखा है यू कैन कंटिन्यूसली इंप्रूव योर प्रैक्टिस एंड ऑफर बेटर सपोर्ट टू योर क्लाइंट। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है ज्यादा बेटर होगी, तब आप अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से खुश कर पाओगे, यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने मान लो बुक से नॉलेज ले लिया कि किस तरीके से सर्जरी करते हैं, किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं। क्या उस बुक के नॉलेज वाले डॉक्टर से आप ऑपरेशन कराना चाहोगे? सिर्फ उसने किताबें पढ़ी है, कभी रियल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करी। तो आप एविडेंस जो है उसके बेस पे प्रैक्टिस जिसको कहोगी वही तो आगे सर्जन बन पाएगा। ऐसे थोड़ी हर कोई सुई कांटा लेके सर्जन बन जाएगा, वो तो कहीं गलत से चीर फाड़ कर देगा, वो तो आपको खत्म कर देगा। तो इस तरीके से डॉक्टर जो होते हैं वो सीनियर क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल होता है किस तरीके से ट्रीटमेंट करा जाएगा। ठीक है, वो चीज होता है। तो ये सारा था रिसर्च। अभी हमने पढ़ा कि बेसिकली रिसर्च किसको कहते हैं और रिसर्च के 3 वे कौन से होते हैं। तो 3 वे ये रहे और इन 3 वे को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा आपको अच्छे तरीके से। अब हम समझते हैं, अब हम थोड़ा बिजनेस की लैंग्वेज में आ रहे हैं धीरे धीरे। अब से शुरू होता है बिजनेस रिसर्च। तो बिजनेस रिसर्च क्या है? मीनिंग ऑफ बिजनेस रिसर्च।
कि अभी हमने रिसर्च को समझा, रिसर्च किसको कहते हैं, नॉर्मल जनरल एग्जांपल देखा। अब हम समझेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, जो बिजनेस रिसर्च है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो, बिजनेस इज ए सिचुएशन, बिजनेस क्या है, एक सिचुएशन है, क्या है, एक सिचुएशन है वेयर ए मैनेजर मस्ट टेक रिस्क। एक मैनेजर जो होता है क्या करता है, रिस्क टेक करता है। तो यहाँ पे मेरे वर्ड को मार्क जो कर रहा हूँ आप नोट डाउन भी कर लेना अगर आपको नोट्स नहीं लेने तो। क्या लगी, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक मैनेजर रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है, इंप्रूव करने के लिए बिजनेस को, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। अब रिसर्च पढ़ते हैं। रिसर्च जो है वो हेल्प करती है मैनेजर की एस्टिमेट लगाने में या इवैल्यूएट करने में कि किस तरीके का इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा है इस रिस्क का। यानी कि जो रिस्क आई है, बिजनेस रिसर्च क्या करती है, इवैल्यूएट करती है, एस्टिमेट करती है। क्या एस्टिमेट करती है, कि जो रिस्क है वो किस तरीके का रिस्क आया है। बिजनेस के ऊपर आने वाले रिस्क को इवैल्यूएट करना मैनेजर का काम होता है कि रिस्क किस तरीके का है, ठीक है। लिखा लर्न टू मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट डिसीजन मेकिंग। कह रहा है कि और उसके बारे में ये सिखाती है कि किस तरीके से जेन्युइनली अच्छे डिसीजन लिए जाने चाहिए। अगर मान लो कोई मैनेजर है जो बिजनेस में देख रहा पा रहा है कि यहाँ पर इस जगह रिस्क आ रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस आगे अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, उस रिस्क को कम करने के लिए वो सीखेगा ना, सीखेगा क्या, वो काम करेगा भाई, सीख के वो आ चुका है, वो काम करेगा किस तरीके से इस रिस्क को हैंडल किया जाए। डिसीजन ऐसे बनाने चाहिए ताकि उस बिजनेस के ऊपर जो रिस्क है उसको कम से कम हो जाए। तो ये होता है बिजनेस रिसर्च, ठीक, बिजनेस के ऊपर जो रिसर्च होती है। आगे अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। अभी आपको बेसिक मैंने बताया चैप्टर का, अभी आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे और पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ, फिर उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला पॉइंट उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन बिजनेस, ठीक है, कि रिसर्च बिजनेस जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस शामिल करी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 एप्लीकेशंस लिखी हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन है। पहली एप्लीकेशन है मार्केट रिसर्च, बट यहाँ पर मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, बट मैं आपको यहाँ पर समझा कर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आप नोट्स बाय करते हो तो आपको ये पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स में मिलेगा या फिर आपको दिया जाएगा। यहाँ बोर्ड पे से अगर आप उतारते हो तो आपको पॉइंट्स उतारने पड़ेंगे और जो मैं आपको समझाऊंगा आप वो नोट डाउन साथ के साथ कॉपी पेन ले लो, उसके साथ नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, पॉज करके। सबसे पहला पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है, मार्केट रिसर्च का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर एक सेल्समैन जो होता है या सप्लायर जो होता है वो अपने मार्केट को यानी कि अपने ऑडियंस को पहचानता है, अपने कस्टमर्स की नीड को पहचानता है। तो यहाँ पर लिखा है कि बिजनेस यूज रिसर्च टू अंडरस्टैंड देयर कस्टमर बेटर। जो बिजनेस होता है वो इस तरीके की रिसर्च करवाता है कभी कभी जिससे वो पहचान सकता है अपने कस्टमर की प्रेफरेंस, अपने कस्टमर की टेस्ट को। इसके अंदर क्या होता है, मान लो एक कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप एक सर्वे कंडक्ट करवाती है ये जानने के लिए कि प्रेफरेंस क्या है एक कस्टमर की। फिर है कॉफी शॉप वाला जो है वो काफी सारे कस्टमर्स को नॉन डेयरी मिल्क कॉफी प्रोवाइड करता है और कुछ लोगों को डेयरी मिल्क कॉफी प्रोवाइड करता है। अब कुछ लोगों को वो ओट्स की कॉफी प्रोवाइड करता है, कुछ लोगों को आलमंड की कॉफी प्रोवाइड करता है और कुछ लोगों को पोटेंशियली पूछता है कि आपको कॉफी पीना पसंद है या नहीं है। अब इस सर्वे से क्या पता चलता है, इस सर्वे से बाद में ये सामने निकल कर आता है कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है। कस्टमर जो है वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो ओट्स वाली कॉफी पीना चाहते हैं, वो डेयरी मिल्क की पीना चाहते हैं, या फिर वो लोगों को कॉफी में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। यानी कि अगर आप मार्केट में एक सर्वे के जरिए पता लगाते हो आपके कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंस को लेकर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेकंड पॉइंट है इसका, ये रहा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कहता है कि क्रूशियल बिजनेस की एक एक्टिविटी होती है जहां पर कुछ नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में हेल्प करी जाती है और यहाँ पर जो है नीड्स को देखा जाता है, प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाता है कस्टमर की। अगर कस्टमर को मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम हो, कोई बहुत ज्यादा हैवी वेट का ना हो, तो उसकी ध्यान में रखते हुए कंपनी को ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्मार्टफोन की कंपनीज को देख लो। जो कंपनियां स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर करती हैं तो आजकल उन्होंने इतने ज्यादा मॉडल निकाल दिए हैं स्मार्टफोन के, कोई हल्के वेट के हैं, कोई ज्यादा वेट के हैं, कोई गेमिंग के लिए अच्छा है तो कोई फोटोग्राफी के लिए अच्छा है तो कोई वीडियोग्राफी के लिए अच्छा है, किसी का रैम बढ़िया है, किसी की स्टोरेज बढ़िया है तो किसी का बैटरी बैकअप बढ़िया है, किसी के साथ चार्जर आ रहा है, किसी के साथ केस आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी जो स्ट्रेटेजिक करी जा रही है, जो पब्लिकली स्टंट करे जा रहे हैं ऐसे कंपनी के द्वारा, इन स्टंट्स को
हम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने पर ध्यान दिया जा रहा है, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखते हुए इसको ध्यान दिया जाता है। आज के टाइम पे सैमसंग के जो स्मार्टफोन आते हैं उनके साथ मोबाइल चार्जर फ्री नहीं आता। बाकी कोई फोन ले लो, आप रेडमी ले लो, वीवो ले लो, सबके साथ एक चार्जर आएगा, बट सैमसंग अपने फोन के साथ चार्जर देना बंद कर चुका है। अब यहाँ पर उसकी जो मेंटेलिटी होगी वो उसको पता है आगे किस तरीके से उसको डेवलप करना है। तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जो कि बोर्ड पर लिखा है मैंने, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है कि आपको अपने राइवल्स को बहुत ध्यान से देखना होता है, अपने राइवल्स की हरकतों को ध्यान रखना होता है। आपके जो राइवल्स हैं वो आपसे आगे निकलने के लिए कोई ऐसी चाल ना चल दे जिससे वो आगे कंपटीशन में और इंक्रीज कर जाएं, आगे डेवलप कर जाएं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको वेल नोन राइवल्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ आपको वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है अपने कस्टमर्स तक जो राइवल्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, दे माइट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस एंड इकोनॉमिक फ्रेंडली लाइन स्टे कॉम्पिटिटिव। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तब आपको अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक बहुत प्यारी सी टैगलाइन भी जोड़नी है। जैसे कि टैगलाइन यानी कि अगर मान लो आपने कोई घड़ी साबुन खरीदा होगा तब उस पर एक टैगलाइन आती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये जो लाइन है, ये टैगलाइन ये दिखाती है कि आप अगर पहले चीजों को इस्तेमाल करोगे तभी आप इसको विश्वास कर पाओगे। तो लोग बोलते हैं क्यों ना एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए। अब वो इस्तेमाल करने के लिए बाय तो करेगा, कंज्यूमर जो है वो पे करेगा ना। तो इससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है किसकी, प्रोडक्ट्स को बेचने की। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन। पॉइंट नंबर 4 है एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन। कंपनी जो है अपने रिसर्च की हेल्प के लिए एक टेक बोल सकते हो या बोल सकते हो एक एनोर्मस सर्वे कंडक्ट करवाती है। सर्वे यानी कि जगह जगह आप गलियों में, मोहल्लों में, एरिया में, लोकेलिटी में जा जाके सोसाइटी में पता करो, सर्वे करो किसी चीज के बारे में। ठीक है, सर्वे किसी भी चीज को रिलेटेड हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को रिलेटेड हो सकता है। अभी मैंने बोल दिया कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, अभी आप इस एरिया में जाके सर्वे करो कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों को जॉब चाहिए, तो मैं जॉब उनको प्रोवाइड करूंगा। आप उनसे सर्वे करो कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपको काम कौन सा अच्छा आता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कंपनी में काम उनको दिलवाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक सर्वे होता है। सर्वे क्या करता है, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन में हेल्प करता है। एम्प्लॉय की टेस्ट और प्रेफरेंस को जानने के बाद ये देख लेता है कि एम्प्लॉयज कितने देर तक काम कर सकता है, एम्प्लॉयज कितना ज्यादा सफिशिएंट है, एम्प्लॉयज किस चीज में वेल है, यानी किस चीज में वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप उस एम्प्लॉय को ऐसी जगह पे काम दे सकते हो जहां पर उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैच करती है। पॉइंट नंबर 5, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है जो बिजनेस होते हैं वो रिसर्च करने के बाद प्राइस सेट करते हैं अपने किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस का। प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो होती है एक बेसिक रोल निभाती है, एक इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं उसको, जो हर मार्केट में होता है। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई भी चीज बेचनी है, आप उसका प्राइस अगर मान लो उसकी एक्चुअल वर्थ से कम सेट कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। किसको, आप लोगों को। यानी कि जो सप्लायर है, अगर वो मान लो कोई चीज ऐसे ला रहा है फॉरेन से खरीद के जिसका प्राइस 100 रुपीज उसको फॉरेन से लाने पे कॉस्ट में पड़ रहा है, अब वही चीज वो आपको 50 रुपीज में बेचेगा तब तो 50 रुपए का नुकसान खाएगा, या 200 रुपए में बेचेगा इतना प्रॉफिट कमाएगा तो फिर उसके बाद भी नुकसान खाएगा, क्योंकि लोग उसको खरीदेंगे नहीं। आप 100 रुपए की चीज ला रहे हो, आप 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा के बेचो तो आपकी चीजें बिकेंगी। ठीक है, तो प्राइस सेटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ना ही ज्यादा लोअर होना चाहिए और ना ही ज्यादा अपर होना चाहिए कि जो ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं वो उस चीज को अफोर्ड ही ना कर पाए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जहां पर मार्केट जो है वो ये चेक करती है उसके जो व्यूअर्स हैं वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, उसके व्यूअर्स कैसे हैं। यानी कि अभी जैसे मैं हूं, अब मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबरों में ये पता करूं, सर्वे करूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन से मेरी वीडियो देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरी वीडियो आईफोन वगैरह में देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरी वीडियो लैपटॉप में देखते हैं, और कितने ऐसे हैं जो एंड्रॉइड या स्मार्ट टीवी वगैरह में मेरी वीडियो देखते हैं। तो ये एक सर्वे हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको अपनी टेस्ट पता चल जाती है, अपनी प्रेफरेंस पता चल जाती है आपके सब्सक्राइबर की। उसके अकॉर्डिंग आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या अपनी वेल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, आगे लिखा है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। सप्लाई चेन यानी कि आपने अगर कोई माल स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से मंगाया तो जो शिपिंग वाले पर्सन है उसको आपको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। अगर मान लो मैं फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाता हूँ जिसमें लिखा रहता है कि विद इन 7 डेज आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम ले लेते हैं एप्लीकेशन वाले तब हमको लगता है कि यार ये सर्विस अच्छी नहीं दे रहे, फिर हम क्या करते हैं दूसरी किसी एप्लीकेशन पे स्विच होने की सोचते हैं। ऐसा माइंडसेट बनाते हैं कि अगली बार से इससे सामान नहीं लेंगे। ठीक है, कंप्लेंट तो मान लो बहुत कम लोग करते हैं, कंप्लेंट नहीं भी करते तो वो बस अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अगली बार से इससे नहीं लेंगे क्योंकि इसकी सप्लाइंग सर्विसेज जो है वो वीक है।
ठीक है, आगे आ जाता है टाइप ऑफ रिसर्च। अब हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, अब हम पढ़ने वाले अगला पॉइंट टाइप ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं। तो बुक के अंदर कुछ इस तरीके से आपको टेबल प्रेजेंट कर रखी है। इस टेबल के अंदर आपको सही तरीके से देख लो, यहाँ पे ये समझ नहीं आएगी, बट मैंने आपको इजीली वे में समझाने के लिए आपको कुछ टेबल इस तरीके से फॉर्मेट में लिखी है, सिंपल फॉर्मेट है बिल्कुल, ताकि आपको टेबल अच्छे से समझ आ जाए। पहली टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। तो मैंने लिखा है पहला ए, बी, सी, डी और ई, ये आपको 5 टाइप के होते हैं। आपकी जो रिसर्च होती है वो 5 टाइप से होती है, ये 5 टाइप है। पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस, यानी कि टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर जो होती है, टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला लिखा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का मतलब क्या होता है समझते हैं। कह रहा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है ये करंट स्टेट अफेयर्स को मैच करने में, यानी कि करंट स्टेट अफेयर जो अभी हाल फिलहाल में आपके एम्प्लॉइज कर रहे हैं, या जो हाल फिलहाल में आज के दिन में आपके एम्प्लॉइज काम चला रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज गुड हैं या आपके एम्प्लॉइज पुअर हैं, कैसे हैं, तो उसकी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उसका एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए आप सर्वे करा सकते हो। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, एक कंपनी जो है वो ये पता करने की कोशिश करती है कि उसकी कंपनी में काम कर रहे जो एम्प्लॉइज हैं, जो जॉब कर रहे हैं लोग हैं, वो कितने ज्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी अपनी जॉब को लेकर। इसके लिए कंपनी जो है एक सर्वे कराती है। सर्वे में वो सब चीजें पूछती है, हर एक एम्प्लॉय को बुलाती है और उसको पूछती है कि आपकी सैलरी क्या है, आप अपनी जॉब से खुश हो या नहीं हो, आपको क्या लगता है कि कंपनी में क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करती, डिमोटिवेट करती काम के प्रति। तो ये सारी चीजों को लिखकर एक पर्टिकुलर टाइम पर देखा जाता है, एक करंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक करंट स्टेट में, यानी कि करंट टाइम के दौरान, यानी कि जैसे आज का दिन है तो आज के दिन के हिसाब से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि आज के टाइम पर जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं या किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, ये पता लगाने के लिए हमारी जो वर्क करती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च वर्क करती है। सेकंड पॉइंट आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, इसका मतलब होता है एक टाइम लैप्स। जैसे आप वीडियो बनाते हो, वीडियो में एक ऑप्शन आता है, जब आप फोन का कैमरा ओपन करोगे ना तो वहां पर एक मोर का ऑप्शन आएगा साइड में। मोर के ऑप्शन पे जब जाओगे तो वहां पर एक हाइपर लैप्स करके या टाइम लैप्स करके एक ऑप्शन दिखता है। उसका मतलब होता है कि जो भी आपके आगे, आंखों के आगे चल रहा है ना, उसको एक पल में निपटा देगी वो। टाइम लैप्स का मतलब होता है एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी आपने वीडियो बहुत बार फिल्मों में एक ऐसा शॉर्ट देखा होगा सिनेमैटिक, यहाँ पर क्या होता है आपको कैमरा सेट करके दे दिया जाएगा, सुबह हो रही है और आपका कैमरा ना पलक झपकते ही, मतलब कि मिनटों में भी नहीं लगेगा, सेकंडों में, सुबह से शाम तक का पूरा एकदम स्पीड में दिखा दिया जाएगा कि सुबह से लोग चलते आ रहे हैं और रात रात धीरे धीरे ढल गया, शाम हो गई। एक टाइम लैप्स होता है वो। टाइम लैप्स यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा परसेप्शन जहां पर कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, कुछ चंद पलों में आपके आगे पूरा जीवन का लेखा जोखा प्रकट कर दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान जब खत्म हो रहा होता है उसको कुछ पल के लिए अपने जीवन की पूरी लाइफ के कुछ क्षण एक मिनट में मेमोराइज हो जाते हैं। तो बस वही कुछ इस तरीके का लगा लो कि टाइम लैप्स लॉन्गिट्यूड यही होता है। इसका मतलब होता है कि आपके जो बिजनेस में जितने साल से लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस को आपको एक चुटकियों में, एक पल में अगर जानना है तो आप टाइम लैप्स का यूज कर सकते हो, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का यूज कर सकते हो। तो इसमें बताया गया कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है एक साल के दौरान या कुछ 6 महीने के दौरान या कुछ साल के दौरान हर बार एक एम्प्लॉय के लिए करी जाती है, ताकि एम्प्लॉय का नेचर, टेस्ट, प्रेफरेंस पता चल सके। पूरे साल का जो भी वर्क उसने करा होगा वो चुटकियों में, कुछ पलों में, कुछ सेकंड्स में आपको पूरा लिखिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं जनरल वे में, तो जैसे आपने 6-7 महीने पढ़ाई करी, उस 6-7 महीने के बाद आपने पेपर दिए, पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो तो उसके मार्क्स को देखकर ही आपके पेरेंट्स अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने उस 6 महीने में क्या खाक पढ़ाई करी है। अगर पढ़ाई करी होगी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, आपको दिख जाएगा। वो पूरे 6-7 महीने का जो निष्कर्ष होता है ना, वो 7-8 महीने का, साल भर का जो टाइम पीरियड का जो टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड डिसाइड कर देता है कि आपने पढ़ाई करी या फिर पढ़ाई नहीं करी। वो रिपोर्ट कार्ड आपका टाइम लैप्स होता है। क्या होता है? टाइम लैप्स की तरह। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद अगर आपको इसको और बेटर अच्छे तरीके से जानना है तो एक एग्जांपल भी दिया है कि आप उन लोगों को कुछ सालों तक देखिए, आप कुछ सालों तक, 5-10 सालों तक ऐसे लोगों को देखिए जो टीवी पे कुछ मनोरंजन की चीजें देखते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो, अपने घर में भी कुछ लोगों को ऑब्जर्व करो। आपकी जो मम्मी है वो कुछ अलग टीवी पे देख रही होंगी, जैसे कि भगत संगीत हो गया, कीर्तन हो गया, भगवान के सत्संग हो गए, तो ये सब चीजें देख रही होंगी। आप अपने पापा को ऑब्जर्व करो, तो जैसे कि
आमतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो न्यूज में ज्यादातर देखते हैं, न्यूज वगैरह देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पता चलेगा, टाइम लैग मिलेगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो कुछ 5-6 महीने में क्या चीजें सबसे ज्यादा देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो वो एक टाइम लैप्स है उनका, यानी कि वो एक पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड है, टाइम लैप्स यानी कि एक रिजल्ट है कि वो क्या सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट आ चुका है, सेकंड रिसर्च का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव। पर्पस और ऑब्जेक्टिव के बेस पे जो रिसर्च होती है उसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब समझते हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है आपने अपनी आंखों से जो चीजें देखी, आपको हूबहू वही चीज को बयान करना डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। अगर मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊं, मैं एक समुद्र के किनारे खड़ा हूं, यानी कि मैं एक ऐसा विशाल सा समुद्र है मेरे घर के सामने, मेरा फेस जो है वो घर का सी फेस है, समुद्र की साइड है, मैं उस समुद्र की लहरों को देख रहा हूं, और अब मुझे कोई पूछेगा कि आपने क्या देखा, कुछ डिस्क्राइब करो, तो मैं वो डिस्क्रिप्टिव बना के दूंगा जो मैंने अपने माइंड में बनाया है सामने समुद्र को देखते हुए। मैंने समुद्र में क्या देखा कि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पर वर्कर है, बहुत सारे हॉकर्स यहाँ पे आए हुए हैं। हॉकर्स मतलब कि वो लोग जो सेल करते हैं कुछ चीजें, जैसे कोई गोलगप्पे वाला हो गया, पानी पूरी वाला हो गया, ठीक है, वैसे तो सेम ही है दोनों, मैंने दो अलग अलग बता दिए। कोई खिलौने वाला हो गया, कोई ऐसा मैट वगैरह बेच रहा है, नारियल पानी वाला हो गया। तो इस तरीके से जो हॉकर्स होते हैं आप उसको बताते हो, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी इस चीज में हेल्प करने की कोशिश करती है कि जो आपने देखा उसको हूबहू एक प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करने में, वास्तविक लाने में मदद करती है। आप अगर ये पूछो, कोई आदमी समुद्र के किनारे खड़ा है और आप उससे ये पूछो कि ये समुद्र बनता कैसे है, इस समुद्र में इतना पानी आया कैसे, या ये जो मिट्टी है समुद्र के बगल में, बीच के बगल में जो रेत होती है, वो रेत बनती कैसे है, तो वो इस चीजों को ऑब्जर्व नहीं करती। यहां पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट है, आप उसी चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाते हो। जैसे कि अभी मान लो नंबर्स ऑफ पीपल दिख रहे हैं और काफी सारे हॉकर्स दिख रहे हैं, तो मैं हॉकर्स को ऑब्जर्व कर लूंगा, नंबर ऑफ पीपल को ऑब्जर्व कर लूंगा। अगर कोई सुनामी आ रही है, वेव आ रही है, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर लूंगा कि हाँ वेव आ रही है, ये वेव है। हाँ, वेव कैसे बनी, ये पीछे का लॉजिक ऑब्जर्व नहीं करती, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, जो सिर्फ वही एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है, शक्ति रखती है जो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एक्सप्लोरेटरी। यहाँ पर अगला पॉइंट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जहां पर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नया सीखना होता है, जो बोलते हैं ना कि मुझे कुछ नया कराओ, मुझे कुछ नया दो। तो अगर आपको ऐसे ही चाह है, आप कुछ इस टाइप के लोगों में से आते हो जिसको कुछ नया सीखना है, नया एक्सप्लोर करना है, तो आपके लिए वेलकम है। आप लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लोगों के अंडर आते हो। तो यहाँ पर लिखा है एक ऐसी रिसर्च है जहां पर किसी इंसान के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी होती है। क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है, जो वो नई नई चीजों को जानना चाहता है, वो नई चीजों को खोलना चाहता है। जैसे छोटा बच्चा, अभी वो गैस जल रही होगी ना, तो उसके आगे हाथ लगा देगा, वो जानना चाहता है इस गैस का मतलब क्या है, ये गैस कैसे जलाती है लोगों को। वो हाथ लगाएगा, जब उसका हाथ जलेगा वो हटा लेगा, अगली बार वो जान जाएगा कि इस आग पे हाथ रखने से जल जाता है। ऐसे ही जो छोटा बच्चा है, वो हवा आती है तो पंखे को ध्यान से देखेगा। ठीक है, आप कोई चीज लेके दे दो, खिलौना लाके दे दो, उसको बहुत ऑब्जर्व करेगा, इसको कैसे खेला जाता है, उसको मुंह में डालेगा, उसको यूज करेगा, अलग अलग तरीके से उसको रिसर्च करेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। भाई थोड़ी सी ना, जब किसी की स्पीड ज्यादा होती है ना, जैसे मैं स्पीड में अगर बोल रहा हूँ, तो उस जगह पर थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो जाती है, जुबान लड़खड़ा जाती है वर्ड बोलने में, जो बड़े वर्ड होते हैं स्पेशली। ये नॉर्मल है हर किसी के साथ। ठीक है, ये उनके साथ बेसिकली जो जल्दी जल्दी बोलते हैं, जैसे मैं अगर कुछ वर्ड जल्दी निकाल दूंगा मुंह से, आपको हो सकता है वो समझ भी ना आए। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा जो जल्दी बोलते हैं उनके साथ ये हैबिट बन जाती है उनकी थोड़ी, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना बस। हाँ, अगला लिखा है उसके बाद कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है, ये रहा। कोरिलेशनल रिसर्च यानी कि जैसे नाम में पढ़ा है, कोरिलेशन यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज का दूसरी पर्टिकुलर चीज से तालमेल हो जाना। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि अगर इंसान की हेल्थ अच्छी रहेगी, देश में हमारे सब भाई बहनों की, सब पेरेंट्स की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी, तो उससे क्या होगा, जो बीमारियां हैं, जो हार्ट डिसीज हैं और जो बीमारियां हैं, वो कम से कम फैलेगी। तो यहाँ पर दो सिचुएशन का तालमेल हो गया। कैसा कैसा? मैंने पहली लाइन क्या बोली कि अगर मान लो हमारे देश में सब लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, पहली लाइन ये थी, यानी कि सब लोगों की हेल्थ अच्छी है। और इस हेल्थ अच्छी से होने का कारण क्या हुआ? इसका कारण ये निकल के आया, रिजल्ट ये आया कि अगर हेल्थ अच्छी है तो लोगों को बीमारियां कम पकड़ेंगी, यानी कि देश में बीमारी कम फैलेगी।
तो यानी कि एक चीज का तालमेल दूसरी चीज से हो जाना, इसको कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल आप इस तरीके से देखो, डज मोर एडवर्टाइजिंग मेक पीपल बाय मोर थिंग्स। अगर मैं ज्यादा एडवर्टाइजिंग करता हूं तो मेरी चीजें ज्यादा बिकती हैं। अगर मैं अपने वीडियो में नोट्स के बारे में ज्यादा बोलूंगा कि मेरे नोट्स आप बाय कर लो, 130 रुपीज के हैं और ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, तो हो सकता है मेरे नोट्स ज्यादा बिके, क्योंकि आप लोगों को अवेयर हो जाओगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि नोट्स हैं। तो मैंने एक चीज करी, एक स्टेटमेंट दी कि मैं ज्यादा एडवर्टाइजिंग करूंगा। अब उसका रिजल्ट क्या आया कि मेरे नोट्स की जो ग्रोथ है, सेलिंग ग्रोथ है, वो इंक्रीज हो गई। तो अगर एक चीज की वजह से कोई दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो ये कोरिलेशन वाली चीजें होती हैं, जिसका एक चीज से दूसरी चीज का इफेक्ट होता है। ठीक है। और अगर आपको एक और एग्जांपल समझना है तो आप इस तरीके से समझो, आर स्ट्रेस्ड आउट पीपल मोर लाइकली टू हैव हार्ट अटैक। जो स्ट्रेस्ड पीपल होते हैं उनको ज्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आती है। यानी कि अगर कोई पर्सन, हमने ये पढ़ा, अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड में है, यानी कि कोई स्ट्रेस में, तनावपूर्ण स्थिति में है, तो उसको चांसेस हैं कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक किससे रिलेटेड हुआ? स्ट्रेस से। स्ट्रेस के कारण क्या हुए? हार्ट अटैक। तो ये एक दूसरे से क्या हुई? रिलेशनल हुई, कोरिलेशन हो गया इन दोनों का। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि राम जी जो है, जो राम जी हैं वो जहां भी जाएंगे सीता माँ उनके पीछे जाती है। तो अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो इसका मतलब है कि जो राम जी हैं वो किससे रिलेटेड है? कनेक्ट किससे है? सीता मैया से। सीता मैया उनके पीछे जाएगी। ठीक है। वैसे मेरे को एग्जांपल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई और इसमें थोड़ा रिलीजियस में अलग हो जाती है बात। ठीक है। फिर कमेंट में बोलोगे भैया ये वाला एग्जांपल मत दो। सुनो आगे लिखा है, उसके बाद कोरिलेशन रिसर्च समझ आ गया आपको। यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी फिगर, एक ऐसा रिसर्च जहां पर एक रिसर्च करो तो दूसरी रिसर्च उससे कोरिलेटेड हो जाए, तो इसको बोलते हैं कोरिलेशन। अगला पॉइंट आता है एक्सप्लोरेटरी। अगला पॉइंट है एक्सप्लेनेटरी। सॉरी, ऊपर आया था एक्सप्लोरेटरी, अब आया है एक्सप्लेनेटरी। मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर मैं जल्दी बोलूं तो मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है, ये नॉर्मल है। ठीक है। तो वही चीज है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है? जो हमने ऊपर अभी पढ़ा कोरिलेशन वाला, जहां पर दो स्टेटमेंट्स आपस में किस तरीके से संबंध रहती है, बनी हुई रहती है, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब हमको क्या करना है, ये जो दो स्टेटमेंट आपस में संबंध रहती है, बनी रहती है, इसके कारण पता लगाने हैं। तो यहाँ पर दो चीज पे फोकस किया गया है, एक तो है वाई और एक है हाउ। क्या है वर्ड निकाला? एक है वाई। तो ये जो रिसर्च है ये दो चीजों से मिलकर बनती है, एक है वाई और एक है हाउ। याद रखना, वाई मतलब कैसे, नहीं भाई कैसे बात कर रहे हो, वाई मतलब कैसे थोड़ी होता है, वाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। अगर मैं बोलूं कि हमारे देश में जो भी स्ट्रेस्ड पीपल हैं, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, अपने आप को स्ट्रेस देते हैं, उन लोगों को हार्ट की डिसीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप इसमें क्वेश्चन निकाल लोगे, एक क्वेश्चन राइज होता है। क्वेश्चन क्या राइज होगा? वाई यानी कि कैसे, सॉरी वाई यानी कि क्यों। क्यों हार्ट जो पीपल है वो स्ट्रेस लेते हैं? क्यों पीपल जो है मतलब कि लोग जो हैं वो क्यों स्ट्रेस लेते हैं? वाई मतलब क्यों। तो यहाँ पर दो सिचुएशन राइज होती है। कोई भी स्टेटमेंट कोरिलेशन वाली अगर होगी जो आपस में संबंधित है, तो हर एक स्टेटमेंट में आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी। पहला है वाई, दूसरा है हाउ। वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। अगर मैंने बोला कि जो ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति में लोग रहते हैं ना, तो उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पहली सिचुएशन तो पहले रिलेशन से आती है, स्टेटमेंट से आती है कि क्यों लोग तनाव लेते हैं, पहला आया। अब उस तनाव का कारण क्या हुआ कि लोगों को हार्ट पेशेंट बन गए लोग। अब हार्ट पेशेंट से हमारा क्वेश्चन क्या राइज होता है कि कैसे लोग हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। तो जो लोग तनाव में होंगे वो हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। कैसे बनते हैं, इसका कारण है। तो अभी हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसके कारण ढूंढेंगे ना, इसकी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा गैदर करेंगे कि क्यों लोग जो है वो तनाव में रहते हैं और कैसे लोगों को हार्ट की डिसीजेस होती है। तो इसको अगर आप और एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, तो वो रिसर्च कहलाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यानी कि एक ऐसी रिसर्च जिसमें हम कुछ रिलेशंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समझ आया? ये दो वर्ड याद रखना, वाई और हाउ, इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज और एप्लीकेशन। अगला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड एप्लीकेशन। पहला आता है बेसिक ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब इसके अंदर मेंशन क्या किया है, लिखा है ये रिसर्च जो है फोकस करती है एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, यानी कि नए आइडियाज को एक्सप्लोर करती है। कितने ज्यादा आइडिया बेटर हो सकते हैं वो एक्सप्लोर करती है। और यहाँ पर लिखा है कि अपनी जो बाउंड्री है ना, नॉलेज की बाउंड्रीज होती है, उसको क्या करती है, पुश करती है। मान लो एक इंसान है, वो अपने ब्रेन का 10% हिस्सा यूज करता है और बाकी जो 90% है
वो ब्रेन को यूज ही नहीं करता। तो यहाँ पर ये रिसर्च क्या बोलती है, अगर आप अपने ब्रेन का 10% हिस्सा यूज कर रहे हो ना, तो आप इसको पुश करो। आप क्या करो, आप 20% तक अपने ब्रेन को यूज करो। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपकी फंडामेंटल रिसर्च जो है वो इनहांस होगी। आपकी फंडामेंटल रिसर्च जो है और ज्यादा अच्छी हो जाएगी और ज्यादा इनहांस होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है उसके बाद अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, दिस पर्पज ऑफ दिस रिसर्च टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन एंड मेक चेंज और सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपने फंडामेंटल रिसर्च में अपने IQ को 10 से 20 कर लिया, इनहांस कर लिया, तो अब इस 20 IQ के साथ आप रिसर्च को अप्लाइड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसके प्रैक्टिकल प्रोस और प्रैक्टिकल कॉन्स को निकाल सकते हो। आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल तौर पर आप निकाल सकते हो। जो अभी प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि लोग स्ट्रेस लेते हैं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों वो तनाव लेते हैं, तो इसका जवाब जो है आप निकाल सकते हो जब आप फंडामेंटल रिसर्च को यानी इंक्रीज कर लेते हो, अपने इनहेंस कर लो माइंड को, क्रिएटिव माइंड को इनहेंस करते हो। और इससे आपको अप्लाइड रिसर्च में मदद मिल जाएगी कि आपका जो अप्लाइड क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिकल तौर पर यानी इन दोनों क्वेश्चन का जवाब प्रैक्टिकली आप पा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स और मेथड। इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और तीसरा है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इस मिक्स्ड मेथड को तो आप भूल जाओ क्योंकि ये बहुत आसान है। ये किसका मिक्सचर होती है, ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, इन दोनों रिसर्च का मिक्सचर होती है। कौन सी, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब हम पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है, दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा समझने को मिलेगा। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जो 2 क्वेश्चनों का जवाब निकालने की कोशिश करती है बहुत ज्यादा। पहला का सवाल है हाउ और दूसरा सवाल है व्हाई, तो हमेशा यही आते हैं हाउ और व्हाई। तो क्वालिटेटिव भी सेम इसी की तरह है, हाउ और व्हाई। 2 क्वेश्चन के जवाब जो है निकालने की कोशिश करती है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये सिर्फ 2 क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, एक हाउ और एक व्हाई, यानी कि कैसे और क्यों, कैसे और क्यों, कैसे और क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन आपको समझाता हूँ, एक सिचुएशन से आपको ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से समझ आएगी। पहले लिखा है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लव ए सर्टेन मूवी। आपने एक मूवी देखी होगी जो रिलीज हुई थी अभी, सनम तेरी कसम, है ना, सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी। आई नो अब जो थोड़ा सा रोमांटिक जॉनरा के हैं ना, जो ऐसे लव हार्ट ब्रेकिंग मूवी देखना चाहते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्शन थ्रिलर की हो तो ये एग्जाम्पल शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे। सुनो, एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने, कुछ लोगों ने कह रहा है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप ये पहचानना चाहते हो कि व्हाई पीपल लव ए सर्टेन मूवी, कि लोगों को क्यों एक सर्टेन मूवी पसंद आई, वो सनम तेरी कसम मूवी जो थी और लोगों को क्यों पसंद आई, व्हाई, आपको इस व्हाई का आंसर चाहिए, क्यों, तो आप बिलीव कर रहे हो किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में। किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च में, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर पूछा गया है कि आप ये जानना चाहते हो ना, आपके अंदर तो क्यूरियोसिटी इस चीज की है कि लोगों को वो फिल्म जो है क्यों पसंद आई। ठीक है, और दूसरा हाउ, यानी कि कैसे। अब कैसे के ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है, कह रहा है यू विल नॉट जस्ट काउंट हाउ मेनी पीपल वॉच इट, और आप ये चीज नहीं काउंट कर सकते कि कितने लोग, यानी कि हाउ मैनी कितने लोगों को उस फिल्म को देखा गया, यानी कितने लोगों के द्वारा उस फिल्म को वॉच करा गया, देखा गया। इसका सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डिनाई करते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में, यानी कि सॉरी डिनाई बोल दिया मैंने, वर्ड गलत है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हो। ठीक, समझ आया। ये क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्लियर हो गया होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जहां पर आपको 2 चीजों के जवाब मिलते हैं, या तो कैसे और क्यों, इन दोनों चीजों के जवाब मिलते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप जो रिसर्च करते हो वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, वही टंग ट्विस्टर भूल गया था मैं, याद है। हाँ, अगला पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पर हम किसी भी चीज को न्यूमेरिकली, यानी कि नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो मैंने आपको एक लोगो दिखाया, ये रहा वो लोगो, मैंने आपके लिए एक लोगो बनाया, ये लो लोगो। अब भाई देखो, कुछ लोगों को Ben 10 की घड़ी लग रही होगी, मगर ये Ben 10 की घड़ी नहीं है, पहले बता दूं। ठीक है, अब मैं कलर बताता हूँ, ये कलर है व्हाइट और ये कलर है ब्लू, ये व्हाइट है और ये ब्लू है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा इस तरीके का लोगो, जो मैंने इतना गंदा सा बनाया, वैसे इतना गंदा होता नहीं है, माफी चाहता हूँ। ये लोगो थोड़ा सा BMW की तरह लग रहा है ना।
तो अब कितने लोग जो है इस लोगों को देखकर सिर्फ गैस कर पा रहे हैं कि ये BMW का लोगो? आई नो कोई नहीं गैस कर पा रहा है, मेरी ड्राइंग गंदी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई। देखो अब ये लोगो देख लो, ये लोगो देख के आपको क्या समझ आ रहा है? या तो ओलंपिक की याद आ रही होगी, या दूसरी एक कार, एक मॉडल है गाड़ी का, उसका याद आ रहा होगा, क्या नाम है, ऑडी, है ना। तो इस लोगो को देख के आपको, इस ब्रांड को देखकर आपको क्या याद आया? लोगो याद आया। अब कितने लोगों को इस लोगो का पता है कि ये लोगो किस कार का है, किस गाड़ी का है, किस मैन्युफैक्चरर कंपनी का है? तो उन लोगों को मैं क्या करूंगा, कंप्लीट एक काउंट कर सकता हूं, एक नंबर्स में काउंट कर लूंगा आप लोगों को कि कितने लोगों को पता है। मान लो 10 लोगों को पता है कि ऑडी का लोगो है, तो मैंने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक मैंने काउंट कर लिया कि 10 लोग जो हैं जानते हैं ये ब्रांड कौन सा है। तो वो जो 10 है ना, वो जो नंबर है, जो आप लोग 10 हो, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। यानी कि हमारी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये नंबर्स में काउंट करती है लोगों को। क्या बोला मैंने? क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है नंबर्स में काउंट करती है कि कितने लोगों को इस लोगो का, इस ब्रांड का पता है। वो लोगों को काउंट करती है, किसको? पर्सन्स को, एक नंबर्स में काउंट करने का काम करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अगला आता है मिक्स्ड रिसर्च। मैंने बताया था मिक्स्ड रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का मिक्सचर होती है, मिला जुला कर। ठीक है, आगे आता है अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस। दो बेसिस होते हैं, पहला होता है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा होता है इंपीरियल। कॉन्सेप्चुअल और इंपीरियल दोनों में डिफरेंस समझते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या होता है पहले ये समझते हैं। लिखा है थिंक ऑफ कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लोरिंग आइडियाज और थ्योरीज। आप ना यहाँ पर एक्सप्लोर करते हो आइडिया को, नए नए आइडिया को एक्सप्लोर करते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, और थ्योरीज को, एग्जम्पशन को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। इसको बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज, यानी कॉन्सेप्चुअल डेटा एनालिसिस। कॉन्सेप्चुअल के अंदर आता है आप लोगों के पास जाकर ये पूछते हो, आप लोगों के पास जाकर, इमेजिन कर लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों के पास जाते हो और लोगों से पूछते हो कि आपके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके अकॉर्डिंग खुशी क्या होती है, आपके अकॉर्डिंग मैंने पूछा खुशी क्या है, आपको कौन सी चीज है, कौन सी टर्म है खुशी, एक मैंने वर्ड बोल दिया खुशी या खुश रहना, इसको आप अपने तरीके से, किस जुबान में इसको डिफाइन करोगे? आपके लिए खुशी क्या है, मैंने ये पूछा। तो किसी के लिए खुशी क्या होगा कि भैया मैं ना पूरे दिन सोना चाहता हूँ, कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, ये मेरे लिए बहुत खुशी है। मेरे लाइफ का मोटिव यही है, मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब यही है। हैप्पीनेस यानी कि मेरे लिए हैप्पीनेस मतलब खुशी, और खुशी का मतलब मेरे लिए यही है कि मैं पूरे दिन टांग फैला के सोऊं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब काम करे और मेरे को कोई रोक टोक ना करे, ये मेरे लिए खुशी है। कुछ लड़कियां बोलेंगी कि हमको ना काम से घर के छुटकारा मिल जाए, ये लौकी घिया तोरी काट काट के थक चुके हैं, ये फर्श पे पोछा झाड़ू मार मार के थक चुके हैं, मम्मियों की डांटे सुन सुन के थक चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं, इग्नोर मारना चालू कर देते हैं। ठीक है, हमें इन सब कामों से छुटकारा मिल जाए तो वो हमारे लिए खुशी है। ठीक है, कुछ लोगों से अगर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो 60-70 साल के, उनसे पूछो हैप्पीनेस क्या है, तो वो बोलेंगे कि हमारे पास जितना हमको मिला है हम उसमें खुश हैं, यही हमारे लिए हैप्पीनेस है। हम भगवान से कोई उम्मीद नहीं करते कि हमें और कुछ ज्यादा दो, वो उनके लिए हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग परसेप्शन बता रहे हैं, अपनी अपनी धारणा बता रहे हैं, अपनी अपनी एक टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं कि मेरे हिसाब से खुशी क्या है। मान लो मैं, अगर मेरे से पूछा जाए मेरे हिसाब से खुशी क्या है, मैं बोलूंगा भाई बहुत सारा पैसा आ जाए मेरे पास, मेरे लिए खुशी है। कुछ लोगों को पैसा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमें कुछ भी ना करने को मिले और खाने के लिए रोटी कपड़ा मिलता रहे, मकान मिलता रहे, रहने के लिए छत मिल जाए, ये हमारे लिए खुशी है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, बहुत लेजी हूं, मैं आलसी, बस पड़ा रहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए खुशी है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं काम मेरे पास बहुत होना चाहिए, मैं बिना काम के बैठ ही नहीं सकता, पूरे दिन कुछ ना कुछ करता रहूं, ये मेरे लिए खुशी है। कुछ बोलेंगे मेरे को खाना देते रहो, ये मेरे लिए खुशी है। तो खुशी यानी कि अलग अलग लोगों के हिसाब से, मेंटेलिटी के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस वर्ड को डिफाइन करते हैं। आप लोगों के हिसाब से आप लोगों की खुशी अलग होगी, कुछ हो सकता है फैंटेसी अलग हो, हर किसी की फैंटेसी अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर खुशी वर्ड मैंने ज्यादा अच्छा समझा, फैंटेसी तो कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड सा हो जाएगा, अजीब टाइप का आ जाता है, उसकी फिर मीनिंग अलग है। ठीक है, सुनो, तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल आपको ये बताता है कि लोग जो है किस परसेप्शन से सोचते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या होता है कि आप लोगों के पास जाकर उनसे एक सर्वे करके आप उनसे एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का जवाब चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि उस वर्ड को किस तरीके से लोग डिफाइन करते हैं, वो चीज आप लिख रहे हो, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। ठीक है, अगला आता है इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब क्या होता है, जो भी आपने पूछा, जैसे अभी मैंने पूछा खुशी क्या है, अब इस चीज को आप अगर प्रैक्टिकल तौर पर प्रूफ कर सको तब उसको इंपीरियल रिसर्च बोलते हैं। कौन सी रिसर्च? इंपीरियल। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, जो आप सिर्फ फीलिंग की तरह इमेजिन कर सकते हो, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो वो कॉन्सेप्चुअल है, और जिसको आप थिंक और रिथिंक कर रहे हो बार बार वो कॉन्सेप्चुअल है, और जिसको आप प्रूफ कर सकते हो
डेली लाइफ में अगर मैं बोलूं खुशी क्या है, इन 10 लोगों को खड़ा कर दिया, मैंने बोला कि आपको ये बताना है इन 10 लोगों के लिए क्या खुशी का है, खुशी क्या है इनके लिए, हैप्पीनेस क्या है इनके लिए। तो आप मुझे प्रूफ करो, आप प्रूफ दो मुझे कि इनके लिए क्या खुशी है। जैसे सामने वाला पर्सन पहला, उसके लिए उसको एक कार दे दो तो वो खुश है, उसके लिए वो उसके लिए खुशी है, हैप्पीनेस है। तो ऐसे प्रूफ आप मुझे अगर बताते हो तो वो आता है इंपीरियल अप्रोच में, यानी इंपीरियल रिसर्च में, ठीक है, वही टंग ट्विस्टर। सुनो, इंपीरियल रिसर्च क्या होता है, टेस्टिंग आइडियाज, यानी कि अपने आइडियाज को टेस्ट करना और रियल लाइफ वर्ल्ड में उसके एविडेंस के तौर पर पेश करना, उसको बोलते हैं इंपीरियल। समझ आ गया, इंपीरियल और कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल जो आप कॉन्सेप्ट में माइंड में इमेजिन कर रहे हो, और आपका इंपीरियल जो आप वास्तविक में जी रहे हो। खुशी आपके लिए वास्तविक में क्या मायने रखती है, वो वास्तविक रियलिटी, वेकअप टू रियलिटी, मतलब जीवन में जो खुशी है इंपीरियल, वो आप रियल में जो इमेजिन कर रहे हो वो आपका इंपीरियल कहलाता है, इंपीरियल रिसर्च वो कहलाती है। समझ आया? चलिए जी, अब यहाँ पे एग्जांपल अगर आप मैं आपको इंपीरियल का बताऊं तो आप 1000 लोगों को सामने खड़ा कर लो, 1000 लोगों को वॉच करो कि वो किस चीज को, काम को एंजॉय कर रहे हैं। आप ये देखो कि वो कौन से काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मान लो मेरे को एंजॉय करो, मेरे को देखो, पूरे दिन देखो मेरे को कि मैं सबसे ज्यादा क्या कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे दिन खाट तोड़ रहा हूँ बैठ के, यानी कि खाट पे लोटा हूँ, तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिल रही है उस खाट पे सोने में, तो मेरे लिए वो खुशी है। आप मुझसे पूछो मत, आप उस काम को ऑब्जर्व करो, आप लोगों के काम से पहचान सकते हो खुशी क्या है उसके लिए। मान लो किसी आदमी को आपने बैठा दिया, आप पूरे दिन उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आदमी फोन से ध्यान ही नहीं हटा रहा, वो फोन से चलाया जा रहा है, इंस्टा 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 स्क्रॉल करे जा रहा है, स्क्रॉल करे जा रहा है, स्क्रॉल करे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए खुशी क्या है, उसके लिए वो इंस्टा स्क्रॉल करना खुशी है, उसके लिए वो वही चीज खुशी है, वो वही चीज करना चाह रहा है पूरे दिन। तो उसको ऑब्जर्व करके अभी आप पहचान सकते हो आपकी खुशी क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता, इमेजिन आप नहीं कर पाते तो अगला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च। अब हमने रिसर्च के बारे में बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए, ये सारे टाइप्स हो गए खत्म। अब हम पढ़ेंगे कि गुड रिसर्च किसको कहते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ेंगे गुड रिसर्च की। अगर एग्जाम में ये बहुत क्वेश्चन आता है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाएगा कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि गुड रिसर्च किसे कहते हैं, एक अच्छी रिसर्च किसे कहते हैं, किसे कहेंगे। तो ध्यान से सुनो, पहला आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब होता है, नोवेल्टी मतलब होता है कि आप कुछ नया इन्वेंट करो। नोवेल्टी मतलब आप कुछ फ्रेश, क्रिएटिव, कुछ ऐसा इनोवेट करो जो एकदम तड़कता फड़कता होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द माइंड, कुछ ऐसा इन्वेंट करते हो तो उसको बोलते हैं नोवेलिटी। और नोवेलिटी रिसर्च को उस रिसर्च से दूर रखा जाता है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। मान लो मैंने एक रिसर्च करी, क्या रिसर्च करी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा ना, ऊपर की तरफ खींचूंगा तो ये खुल जाएगा। अब क्या आप इस पर तालियां बजाओगे, वाओ क्या रिसर्च कर दी भैया। भाई ये रिसर्च पहले से हो चुकी है, तो इसके ऊपर आप तालियां बजाओ, कुछ भी बजाओ, बट ये रिसर्च पुरानी हो चुकी है। फ्रेश रिसर्च करो ना, कुछ फ्रेश रिसर्च, यानी कि अगर मैं अपने सर के ऊपर पानी डालूं तो मैं उड़ने लग जाऊं आसमान में, तो ये रिसर्च अगर एक्चुअल में मैं प्रूफ कर सकूं तो ये रिसर्च हो जाएगी, नोवेल्टी हो जाएगी। तो नोवेल्टी यानी कि कोई भी रिसर्च जो आपको नहीं है, कोई भी आपकी रिसर्च जो नहीं हो उसको नोवेल्टी बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है क्लियर पर्पस। किसी भी रिसर्च का एक क्लियर पर्पस होना चाहिए। रिसर्च से क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके आप सॉल्यूशन निकाल सको। आप रिसर्च से उस रिसर्च को अच्छे तरीके से जब करोगे तो आपको एक अच्छा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। अगर मान लो मुझे इस बुक की हिंदी नहीं पता, मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा कोई सब्जेक्ट, तो मैं कब पढ़ा पाऊंगा, जब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा। या मैं जब खुद पढ़ूंगा अच्छे से, बुक को अच्छे से समझूंगा, रिसर्च करूंगा, गैदर करूंगा, डेटा एनालाइज करूंगा, तभी तो पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो मैंने भी ना बहुत बुरा बुरा पढ़ा है, अभी नहीं बता रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 3 साल पहले की वीडियो उठा के देख लोगे, आज की वीडियो में और उस वीडियो में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप बोलोगे भैया आप तो कॉन्सेप्ट ही बेकार पढ़ा रहे थे उस टाइम, आधा तो गलत पढ़ा रहे थे, मगर भाई अब मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, बट उसको थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम के साथ साथ ना सीखना पड़ता है। तो अब सीख के पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे आप समझ आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आता है अगला पॉइंट, डिटेल प्रोसेस। किसी भी रिसर्च को गुड रिसर्च तब बोलेंगे जब वो डिटेल प्रोसेस में करी गई हो, यानी कि हर किसी का एक डिटेल प्रोसीजर होता है। आप किसी भी काम को करते हो तो पहले छोटे से शुरू करते हो, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से आप डिटेल जब उसके ऊपर काम देते हो, टाइम लगाते हो। तो यहाँ पर लिखा है इंक्लूड हाउ पार्टिसिपेंट्स आर सिलेक्टेड एंड कंसेंटेड, द ऑब्टेन्ड एंड सैम्पलिंग मेथड, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। आप प्रोसीजर बनाओ, आप कॉन्फिडेंशियली डेटा को डिस्क्लोज करो, आप 4 लोगों से पूछो, उसके बारे में जा जाके सर्वे करो। मैंने आपको बताया ना यार, ये मधुमक्खी पीछे नहीं छोड़ती, पता नहीं क्यों फिर से घूम रही है भाई, 3 दिन हो चुके हैं लगातार। सुनो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, आप डेटा को कॉन्फिडेंशियली पूछो, लोगों से जाके रिसर्च करो, आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा करो। अब लोगों के पास जा जाके आप रिसर्च जो करते हो वो डेटा जो होता है
उस डेटा को हम बोलते हैं डिटेल प्रोसेस डेटा जो होता है, ठीक है, उसको गुड रिसर्च का पार्ट माना जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है वेल प्लान्ड रिसर्च डिजाइन, यानी कि जब आप किसी रिसर्च को अच्छे ऑब्जेक्टिव से, अच्छे रिजल्ट से एक्सप्लेन करते हो, तब उसको वेल ऑब्जेक्टिव रिसर्च माना जाता है। इसके अंदर लिखा गया है कि आप उसकी अच्छी बिबिलियोग्राफी बनाते हो। बिबिलियोग्राफी यू कहा हुआ है, बिबिलियोग्राफी बहुत लोगों को नहीं पता बिबिलियोग्राफी क्या होती है। बिबिलियोग्राफी मतलब होती है जो भी रिसर्च आप करते हो ना, उस रिसर्च को कहीं से तो आपने दिमाग में लाया होगा ना, हो सकता है किसी बुक से पढ़ा हो आपने, किसी कहीं किताब से, कहीं डिक्शनरी से, कहीं रोड पे चलते कहीं दीवारों पे लिखा हो, तो वो बिबिलियोग्राफी होती है कि आपको वो भी मेंशन करना है कि ये रिसर्च में मिली कहां से, उस रिसर्च को आपने पाया कहां से, ढूंढा कहां से, इस चीज को मेंशन करना बिबिलियोग्राफी कहते हैं। और ये पीछे होती है बुक के, आपने बुक के पीछे बहुत बार देखा होगा एक बिबिलियोग्राफी का पेज होता है जो बहुत छोटे छोटे रेफरेंस लिखे होते हैं कि इस पेज नंबर पे फलाना फलाना टॉपिक में, इस नंबर पे हेडलाइन में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा पढ़ने को, या इस बुक के इस पेज नंबर के इस पैराग्राफ में आपको ये टॉपिक मिलेगा, तो उसको बिबिलियोग्राफी बोलते हैं। अगर आपने अच्छा खासा कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाया होगा तब आपको समझ आया होगा कि बिबिलियोग्राफी क्या होता है। और जिन बच्चों ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जिन्होंने कभी बिबिलियोग्राफी नहीं पढ़ा, तो वो और अच्छे से जानने के लिए कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेना बिबिलियोग्राफी की, ठीक है। आगे लिखा है एडवोकेट एनालिसिस कर सकते हो आप। गुड रिसर्च को एडवोकेट एनालिसिस बोला जाता है। एडवोकेट एनालिसिस का मतलब होता है जहां पर आप मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट को फेस करते हो रिसर्च का, ये एक मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है। यहाँ पर आप केयरफुली चेक करते हो जो भी डेटा आपने गैदर किया है उसको, उसकी वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी क्या है उस डेटा की। मान लो कोई आप डेटा इकट्ठा करके लाए, वो डेटा हो सकता है आपका 10 साल पुराना हो। मान लो किसी ने आपको बोला कि आप रिसर्च करो पैंडेमिक के कारण क्या थे, आप जो डेटा लिख के लाए वो 1900 के जमाने का लिख लाए, आपने बोला लीजिए मेरी रिसर्च हो गई पूरी, तो हट पगले, वो रिसर्च कोई रिसर्च कहलाएगी? वो रिसर्च तो बेकार है। रिसर्च यानी कि आप उस पर रिलायबल हो, आप उस पर विश्वास कर सको, ट्रस्ट कर सको, फेथ कर सको, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड पे करते हो। इस तरीके की रिसर्च को रिसर्च कहा जाएगा, ठीक है। हालांकि नहीं करते बहुत लोग, ठीक है, शोना बाबू का दिल तोड़ दिया। सुनो अगला पॉइंट आता है वेल एक्सप्लेन्ड लिमिटेशंस। रिसर्च को क्या बोला गया है? वेल एक्सप्लेन लिमिटेशन। हर रिसर्च के अंदर कुछ खामियां होती है, यानी कि कुछ गलतियां भी होती हैं। उन गलतियों को भी सही तरीके से लिखना एक रिसर्च का पार्ट होता है, गुड रिसर्च का पार्ट होता है, ताकि जो भी आपकी रिसर्च देखेगा उसके अंदर वो कमियां भी देख लेगा कि कौन सी कमियां आपने पोलाइटली मेंशन करी है, आपने कौन सी कमियों को अंडरलाइन करा है कि कौन कौन सी कमियां रिसर्च में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि एक रिसर्चर जो है वो गुड रिसर्च के साथ साथ उसकी लिमिटेशन को भी, फ्लॉज को भी, जो गलतियां होती है, फ्लॉज होते हैं ना, उसको भी मेंशन करके चलता है। लिखा है एक वेल रिसर्चर जो होता है वो अवेयर रहता है कि इस रिजल्ट में क्या क्या फ्लॉ आ सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें, रुकावटें, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। आपको उसको भी एक क्वेश्चनेबल तरीके से रिसर्च में मेंशन करना पड़ता है। कोई भी आप रिसर्च करोगे उसमें सारी अच्छी चीजें नहीं होती। आप कोई भी मूवी देख के आओगे, सारी मूवी अच्छी नहीं होती। हर मूवी में कुछ ना कुछ प्रोस होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ कुछ उसमें गलत चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? लिमिटेशंस होती है। इसी तरीके से आप उसको ऑब्जर्व कब कर पाओगे? जब आपने वो एक्चुअल में मूवी देखी होगी, रिसर्च देखी होगी। तो जब आप कोई रिसर्च करते हो तो आपको उसकी सही और गलत चीजों की ध्यान आता है। उसकी सही चीज और उसकी गलत चीज, दोनों पहलू जो होते हैं, आप उसको दोनों को ऑब्जर्व करते हो, तब जाके एक सही रिसर्च जो है बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है वैलिड कंक्लूजन। आप किस एक बेसिस कंक्लूजन पे जा रहे हो वो भी मेंटेन करता है गुड रिसर्च के लिए। गुड रिसर्च में एक वैलिड कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। अब मान लो आपने कोई रिसर्च करी, मैंने दो आपको साबुन दे दिए, एक दे दिया निरमा, एक दे दिया टाइड। मैंने बोला दोनों में से बताओ अच्छा कौन सा है। आप दोनों को अच्छे से नोटिस करोगे, आप दोनों के एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, एविडेंस लाओगे, तब जाके आपको कहीं पता चलेगा ना कि दोनों में से कौन सी कंपनी का साबुन बेस्ट है। तो कंक्लूजन कब निकलेगा? जब आपने अच्छे से डेटा को देखा, चेक करा रिलेवेंट डेटा या नहीं, आपने उसकी टेस्टिंग करी बहुत सारी, आपने इंटरप्रिटेट करा, आपने एनालाइज करा, रिजल्ट निकाले, तब जाके आपको एक अच्छा कंक्लूजन निकलेगा रिसर्च का। उसको बोलते हैं गुड रिसर्च के पार्ट, ठीक है। अब मान लो आपने रिसर्च को क्लियर और ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं बनाया, तो यहां भी तो गड़बड़ा जाएगी ना रिसर्च। अब रिसर्च जो है वो अच्छी भी होनी चाहिए, साथ के साथ आपको इजी लोकेट भी होनी चाहिए। यानी कि आपने रिसर्च में जो चीजें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए। आपने कोई रिसर्च में चीज डाल दी, आपको पता ही नहीं है कि उस रिसर्च को कहाँ से लाया गया, आपको नहीं पता कि कौन से 500 लोगों का डेटा आपको उठा के दे दिया। आपने को बोला गया एक स्कूल में जाओ,
500 बच्चों का डेटा ले आओ। आपने साइड पे 500 बच्चों का डेटा डाला, कोई भी स्कूल का कोई भी मॉडल का उठा के ले दिया और आपको दिखा दिया कि भाई ये लो रिसर्च मेरी। अब ये जो डेटा गलत माना जाएगा ना, क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं करी, आपने उद्देश्य को ध्यान से समझा नहीं, आपने ये नहीं देखा कि किस स्कूल का बोला था, आपने केवीएस का बोला था और कोई जो है किसी दूसरे महाराष्ट्र के पब्लिक स्कूल का ले आ रहा है, कोई किसी प्राइवेट स्कूल का उठा के ले आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो रिसर्च को, ऑब्जेक्टिव को मेंटेन भी करना है, चेक भी करना है। ठीक है, और आपको जो डेटा है वो भी आपको सही तरीके से डिसीजन लेना है कि डेटा कहां से गैदर करा जा रहा है, प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है, जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ गया टॉपिक का, वो आता है इथिकल। यानी आपका जो डेटा है, जो भी रिसर्च आप कर रहे हो, उस रिसर्च में कुछ इथिकल पॉइंट्स भी मेंशन होने चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो किसी भी कंपनी के हित के लिए अच्छे हों। यानी कि ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं जिससे किसी भी एम्प्लॉय की हीन भावना प्रकट ना हो, किसी भी एम्प्लॉय को उस रिसर्च को पढ़ने के बाद बुरा फील ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि ये रिसर्च तो मेरे ऊपर करी गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, पढ़ने के बाद कोई भी रिसर्च ऐसी ना हो जो किसी को पर्सनल टारगेट करके करी गई हो। तो एक ऐसी रिसर्च को गुड रिसर्च का पार्ट माना जाता है कि रिसर्च इथिकल होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज इसमें मना करी गई है वो समझ लो। लिखा है थिंक हार्ड अबाउट द रिसर्च। कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए? पहला लिखा है हार्ट समवन, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका प्यारा सा दिल जो है वो नहीं टूटना चाहिए उस रिसर्च को पढ़ने के बाद। अगला पॉइंट है टेक एडवांटेजेस ऑफ पीपल फीलिंग्स, लोगों के फीलिंग का गलत फायदा मत उठाना, जैसे बाबू सोना का उठा लिया जाता है, नहीं उठाना चाहिए ना। तीसरा पॉइंट लिखा है इन्वेड प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी लीक ना ही हुई उस रिसर्च में, ये तो होना चाहिए। यानी कि आप कहीं से रिसर्च ला रहे हो, पता चला वो रिसर्च किसी आदमी ने अपने आगे दिखाने के लिए रखी थी और आपने उसी की प्राइवेसी लीक करके उसी की रिसर्च को अपने बना के प्रेजेंट कर दिया, तो प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए ना। अगला लिखा है मेक पीपल फील बैड अबाउट देमसेल्व्स, लोगों को अपने बारे में बुरा परसेप्शन ना दिखाया जाए रिसर्च में, इस तरीके की रिसर्च होनी चाहिए। यानी कि उनको आपके बारे में ऐसा फील ना हो कि इस आदमी ने तो, ये तो बदमाश है, क्या है, बदमाश, इसने आपकी रिसर्च चोरी करी है या इसने आपके बारे में बुरा बुरा रिसर्च में दिखाया है, ऐसी भी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। कोई भी उसमें बुरी चीज या अनएथिकल चीज या एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं इथिक्स। यानी कि एक कंपनी के, कॉर्पोरेट के इथिक्स को ध्यान रखते हुए आपको बेटर रिसर्च बनानी है। क्लियर है? चलिए अब करते हैं चैप्टर को क्लोज। तो कांग्रेचुलेशंस भाई, 1 घंटे के बाद फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है खत्म। ठीक है, जाना मत, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा मेरी भी सुन लो। चैप्टर 1 हो गया है खत्म। चैप्टर 2 की वीडियो मैं कल ले आऊंगा, चैप्टर 2 की वीडियो भी जल्दी आएगी। तो 12-13 जो चैप्टर है मैं लाइन से करके रोज की वीडियो डालता रहूंगा। बस आपको इतना करना है, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर देना है। किस लिए बोल रहा हूँ? ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फीस या जो कॉलेज में नहीं पढ़ पा रहे या स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उन तक मेरी वीडियो जाए, हेल्प हो जाए। और मुझे ये हेल्प हो जाएगी कि मुझे लगेगा बच्चे पढ़ पा रहे हैं तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर बनाऊंगा। और हाँ, अगर किसी भी बच्चे को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और पहला पार्ट बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट मैं तभी बनाता हूँ, जैसे हर बार बोलता हूँ कि आप जितना ज्यादा इस पर वो दिखाओगे, वर्क दिखाओगे कि हमने भाई इतनी मेहनत करी है, तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाना, तो अगला वीडियो जल्दी आएगा। और हाँ, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने तो प्राइस है 150 रुपीज, बट आपको डिस्काउंट लगा के 130 के अराउंड वो पड़ जाएंगे। अगर आपको बाय करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और बोर्ड पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो बीआरएम के नोट्स मांग लेना कि बीआरएम के नोट्स परचेज करने हैं, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज इतना सा लिख दो, आपको नोट्स की प्रोवाइड कर दी जाएगी डिटेल्स। पे करने के बाद सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ ज्यादा बड़ी नहीं है, 50 से 55 पेज के अंदर होगी, जिसमें पूरी बुक एक्सप्लेन कर रखी है 50-60 पेज में। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ये पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन होंगे या नहीं होंगे, तो बता दूं, पॉइंट्स सारे एक्सप्लेनेशन है नोट्स के अंदर, अच्छे तरीके से शॉर्ट में आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएगी। इनकी डिटेल्स जो है उसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ मैंने अगर आपको समझाया, अगर आपको यहाँ से करना है तो आप पेन कॉपी लेकर जो मैंने समझाया है उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हिंदी में करा दो, हिंदी में करा दो, तो भाई देखो, हिंदी में कराने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इतना अभी समय भी नहीं है, और ना मैं बना पाऊंगा वीडियो शायद हिंदी में, तो हिंदी में नहीं करा पाऊंगा। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं 1 शॉट करा दो। 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं भाई, खुद सोचो, 12 वीडियो लेक्चर्स में एक साथ कैसे एक बार में डाल दूंगा भाई, टाइम लगता है। अगर मैं सारी जोड़ के डाल दूं तब भी आप नहीं देखोगे, बोलोगे 12 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। छोटी कर दूं तो बच्चे बहाना करते हैं कि आपने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करा, बड़ी कर दूं तो आपने ज्यादा बड़ी कर दी, हमको तो शॉर्ट में 10-10 मिनट की देखनी है। तो देखो, लोगों के कॉन्स निकलते रहते हैं, लोग अपने तरीके से देखते हैं, जिसका नजरिया जैसा। अगर आपके पास टाइम है देख लो, नहीं देखना तो वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है पढ़ाना, समझाना, मैंने समझा दिया, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना कर पाऊंगा, और जितना नहीं हो पाएगा तो भाई उसके लिए माफ करना, उसके लिए मैं ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, और अब वीडियो के कमेंट सेक्शन ओपन देखिए, अगर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपका वो होगा सजेशन, वो आप डाल सकते हो। और हाँ, उल्टे सीधे शब्दों में तो बोलना
ठीक है, उसको अवॉइड करना अच्छा नहीं लगता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू कीप वॉचिंग, इतना सपोर्ट करने के लिए। और अभी तक मैं बता दूं 6 सेमेस्टर के मैंने ऑल ओवर सारे सिलेबस कवर कर दिए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और मैंने जीएसटी पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा दिया है, वो भी मिल जाएगा। बीआरएम पढ़ा रहा हूँ, वो भी मिल जाएगा। और जो लास्ट एक बुक थी, इसका नाम था याद नहीं आ रहा अभी, एक और बुक थी ना भाई, आपकी 5 बुकें हैं, मैंने 5 पढ़ा रहे। हाँ, लॉ एंड डेवलपमेंट, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके देख लेना। 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ पढ़ा रखा है, जाके देख लेना। सबके नोट्स रेडी हैं, चाहिए अगर आपको तो बाय कर सकते हो नंबर पे जाकर। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आपको सारी ऑथेंटिक ड्यू के रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहेगी। चलिए बाय बाय, उतार लो।